गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पेपर पार्ट थर्ड पेपर ट्वेल्थ यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, अपने इस लेक्चर की सीरीज़ को हम जारी रखे हुए हैं। पहली विचारधारा हम पढ़ रहे हैं आपके यूनिट फर्स्ट में से राष्ट्रवाद, और इसमें से हमने कल राष्ट्रवाद के कुछ तत्व देखे। आज हम बात करेंगे एक नए मोड़ की तरफ कि राष्ट्रवाद के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। इस बात को तो आप जानते हैं कि चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो या समाज विज्ञान, एक परिभाषा आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, अति सर्वथा वर्जित। अतिवादिता व्यवस्था को चुनौती देती है, तोड़ देती है, और मध्यम मार्ग जो है व्यवस्था को एक सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसा ही कुछ राष्ट्रवाद के साथ भी है। राष्ट्रवाद के दो आयाम माने जाते हैं, उग्र राष्ट्रवाद और एक उदार राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद वो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पनपा, इसको आप नाजीवाद भी कहते हैं, कि एडोल्फ हिटलर ये कह रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम आर्य हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करने का अधिकार है। यहाँ तक बात ठीक है, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर गर्व करना गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको तुलना में ले आते हैं कि बाकी मुझसे हीन हैं और मैं उन्हें अपनी सभ्यता या अपनी संस्कृति के सांचे में ढालूंगा, या तो उनकी मर्जी से या जबरदस्ती, ये उग्र राष्ट्रवाद जो है, इसका परिणाम अनेकों बार भयानक रूप से प्राप्त हुआ है। एक उदार राष्ट्रवाद होता है जो ये मानकर चलता है कि जैसा राष्ट्रवाद मेरा है, मेरे देश का है, अन्य देशों का भी है, जितना गर्व मैं करता हूँ वे भी करते होंगे, इसलिए जितना सम्मान मैं पाना चाहता हूँ अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए, उतना ही वो भी डिजर्व करते हैं मेरी ओर से उनके राष्ट्र या उनके राष्ट्रवाद के लिए। अब आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे। पहला बिंदु उठाते हैं कि राष्ट्रवाद एक वरदान के रूप में कैसे है, या इसकी मेरिट्स कौन कौन सी हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको राष्ट्रवाद के या नेशनलिज्म के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा। पहला बिंदु है, ये देशभक्ति का प्रेरक है, और इसको समझने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को देखिए, आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि 1857 की जो क्रांति हमने की, भारत की पहली, उस क्रांति के बाद जो असंतोषजनक बदलाव ब्रिटिश प्रशासन ने किए या शासन ने किए, भारत सीधे ब्रिटेन के अधीन लिया गया, उसके बाद जो एक सिस्टमेटिक चेंज चली है, सुधार की, डिमांड की, मांग की, हर एक ने अपने अलग तरीके से बात को मनवाने की कोशिश की। तरीकों पर देखिए ऐतराज हो सकता है। गर्मपंथी थे, उनके तरीके कुछ और थे, नरमपंथी या उदारवादी थे, रुख कुछ और थे। इवन आप ये देखें कि एक ही दल के भीतर भी कई बार दो अलग अलग विचारधाराएं टकराई हैं आपस के अंदर, और दूसरे वगैरह हैं ही, लेकिन लक्ष्य एक ही था, आज़ादी हासिल करना। और 90 बरस के संघर्ष के बाद, यानी 1857 से लेकर 1947 तक, ये 90 साल हम लड़े हैं, तब जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। और उस समय देखिए ऐसा नहीं था कि जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, दो धर्मों में आपसी टकराव, एक ही धर्म के भीतर आपस के टकराव, ये कोई आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, ये तब भी थे।
लेकिन उस समय राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़े हुए थी और भारत एक राष्ट्र के रूप में जी रहा था। आज भी आप देखेंगे कई बार ऐसे मौके सामने आते हैं जब देश के नागरिक अपनी इन संकीर्णताओं को छोड़कर राष्ट्र के नाम पर एक खड़े होते हैं, एक होते हैं। तो ये जो पहला बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये देशभक्ति का प्रतीक है। जब आप व्यक्तिगत रुचियों, अरुचियों, आग्रहों, शत्रुता को त्याग कर राष्ट्र के लिए एक होते हैं, ये चीज़ राष्ट्रवाद के अंदर जो उभर कर सामने आती है, ये नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का एक बड़ा अहम योगदान हम मान सकते हैं। दूसरा बिंदु, राष्ट्रवाद एक संयोजक तत्व है। संयोजक का आशय होता है जोड़ने वाला। अब इसको आप महसूस कीजिए, राष्ट्र जोड़ता कैसे है? राष्ट्रवाद जोड़ता कैसे है? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 2011 की बात है, शायद आपने देखा होगा, विश्व कप क्रिकेट का फाइनल था मुंबई में, भारत श्रीलंका के बीच में। और श्रीलंका ने एक अच्छा लक्ष्य भारत को दिया था पहले खेलते हुए। सेकेंड इनिंग में भारत बैटिंग कर रहा है और हमारी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पारियां थी बीच में, युवराज सिंह वगैरह की, हम वो फाइनल जीते। आज भी मैं नहीं जानता आपकी स्मृति में कितना है, लेकिन मेरी स्मृति में वो है जब धोनी ने आगे बढ़कर छक्का लगाया था। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था। एक राष्ट्र के रूप में भारत उभर कर सामने आया, जोड़ा। वहां कोई जाति तो नहीं है, धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, भाषा नहीं है, लैंगिकता नहीं है कि स्त्री है या पुरुष है, लेकिन वो जो जीत का उत्साह है, जो लड़ने का जज्बा है, जो जोड़ता है देश को, ये राष्ट्रवाद का एक प्रमुख देन है, एक प्रमुख पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तीसरा बिंदु है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है। अब इसके देखिए दो पहलू हैं। ये पहला तो हम अभी पढ़ रहे हैं, अगले में जब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र आपको उदार होना सिखाता है, चाहे आपके संसाधन हो, चाहे आपकी रोजगार के अवसर हो। राष्ट्र आपको बांटना सिखाता है और इसलिए राष्ट्र आपको उदार करता है। एक राष्ट्र के रूप में यदि आप रहना चाहते हैं तो आप सख्त नहीं हो सकते, आपको उदार होना ही होना पड़ेगा, चाहे भाषा को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, रहन सहन को लेकर हो, खान पान को लेकर हो, कपड़े पहनने को लेकर हो, त्योहारों के बारे में हो, उत्सवों के बारे में हो। जिसको आप बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में स्पेस देना, जगह देना, राष्ट्रवाद आपको ये सिखाता है। और विशेष तौर से आज आप देखेंगे दुनिया में ऐसे बहुत कम देश बचे हैं जो एक संस्कृति को मान रहे हो। अधिकांश राष्ट्र बहुसांस्कृतिक हैं, मल्टीकल्चरल हैं, बहुधार्मिक हैं, बहुत से धर्म वहाँ पर निवास करते हैं, बहुत सी सभ्यताएं हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, रहन सहन है, खान पान है, शिक्षा का स्तर है, आर्थिक स्तर है, दुनिया भर के बदलाव दिखाई देंगे आपको उसके अंदर। जैसे भारत के बारे में वी.एस. नायपॉल, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर का, वो ये कहते हैं कि साहब इस देश में आपको मर्सिडीज कार और बैलगाड़ी एक ही सड़क पर दिखाई दी जाएगी। एक संपन्नता का प्रतीक है, एक विपन्नता का, लेकिन फिर भी ये राष्ट्र एक है, देश एक है। ये जो चीज़ें हैं, यानी दूसरे को स्पेस देना, जगह देना, ये आपको राष्ट्रवाद सिखाता है कि जितना राष्ट्र आपका है उतना ही दूसरे धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा को मानने वाले का भी है। और वो तब तक आपके राष्ट्र में आपके साथ है जब तक आप उसकी इन भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। यदि आप अपमान करेंगे
तो भला कौन आपके साथ रहना चाहेगा? तो राष्ट्रवाद का जो एक सकारात्मक पक्ष है वो ये तीसरा पक्ष है कि ये आपको उदार होना सिखाता है। बगैर उदारता के राष्ट्रवाद पनप सकता है, विकसित नहीं हो सकता। अगला बिंदु, ये राष्ट्रवाद साहित्य और संस्कृति का विकास करता है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल देता हूं भारत का ही। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा वंदे मातरम, पुस्तकालय जाएं या खरीद भी सकते हैं आप। किताब का नाम है आनंद मठ। एक साहित्यकार थे वो, बंगाल के। उन्होंने एक किताब लिखी थी आनंद मठ। उसमें ये 2 शब्द हैं खाली, वंदे मातरम, जो किसी प्रसंग में इस्तेमाल किए गए हैं। कहाँ किए गए मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि किताब पढ़ने की रुचि खत्म हो जाएगी आपकी। थोड़ा पढ़िए, नेट पर देखिए, मिल जाएगा आपको। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था, मैं बड़े अधिकार से कह रहा हूं, कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि वंदे मातरम भारत की आज़ादी का गीत बन जाएगा। जैसे आज हम लोग नमस्ते गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं ना, उस दौर में वंदे मातरम होता था, और बगैर किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी संस्कृति के पूरे देश के अंदर स्वीकार्य था। कारण राष्ट्रवाद, देश पहले, आजादी पहले। आज भी आप देखिए, आप खुद पर ही इस प्रयोग को कीजिए। देश में आजादी की जंग अहिंसक तरीके से लड़ी गई, नॉन वायलेंस वे के अंदर, और कहीं कहीं पर मामला उग्र भी हुआ। लेकिन आप ये पाएंगे कि जिसको जो ठीक लगा उसने वो किया, अपने प्रयास किए, लक्ष्य एक ही था, आज़ादी प्राप्त करना। उस समय जो साहित्य रचा गया, जो लिखा गया, जो संस्कृति के प्रतीक बने, आप उदाहरण लीजिए ना कि आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर तिलक को शिवाजी और मराठा, उन्होंने उत्सव शुरू किए और उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। और ऐसा खाली मराठा क्षेत्र में नहीं हुआ, और जगह पर और लोग थे जो कर रहे थे। तो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के तत्वों के अंदर यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला बिंदु, राष्ट्रवाद राज्यों को स्थायी बनाता है। अब देखिए, आपने आज़ादी हासिल की लंबा संघर्ष के बाद, अब उस पर आप कायम रहना चाहते हैं, तो वो संभव तभी है जब आप में एकता रहे। जहां आपकी अखंडता टूटी वहां आप खंडित हो, कोई शक नहीं है इसके। और ज़्यादा पीछे ना जाएं, आप अमेरिका की द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, उनकी आज़ादी का संघर्ष जो है, जो ब्रिटेन के खिलाफ था, उसको आप पढ़कर देख लें। शुरुआत में राज्य 13 ही तो थे ना, जो आज 50 हैं। एक संघ बनाया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि यदि 13 अलग अलग रहे तो थोड़े समय के बाद कोई अन्य देश या ब्रिटेन उन्हें फिर गुलाम बना लेगा। अलग अलग थे, शक्तियां बटी हुई थी, तभी तो हारे। तो एक रहना जरूरी है। हाँ, लेकिन उनका जो संविधान का ढांचा है, उसमें आपने पढ़ा है, जब भी आपने पढ़ा हो इसको ऑनर्स में या फिर पास कोर्स में, कि राज्यों के संविधान अलग हैं, व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक पहले है, केंद्र का बाद में है, और कई मामलों में राज्यों को ताकतें ज़्यादा दी गई हैं केंद्र की तुलना में, व्यवस्था रखी गई वहाँ पर ऐसी। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्र के रूप में एक रहना ही स्वतंत्रता का प्रतीक रहेगा। यदि राष्ट्रवाद नहीं रहा तो आज़ादी खो सकती है। धन्यवाद। बाकी बिंदुओं की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।